शाम के 6:30 बजे थे। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवाओं में अब भी गुस्से की सीलन बाकी थी। मुंबई के सबसे आलीशान 5 स्टार होटल द मोनार्क क्राउन की चमक चमाती पार्किंग में एक काली कार आकर रुकी और दरवाजा खुलते ही उतरे सिद्धार्थ राठौड़। दुनिया उन्हें SR के नाम से जानती थी। 28 साल का वो लड़का जो करोड़ों का मालिक था, लेकिन मुस्कान से दूर, गुस्से की आग में जलता चेहरा। बॉडीगार्ड्स उसके पीछे पीछे चलते थे, लेकिन उसका साया सबसे तेज था। तभी SR तेज कठोर लहजे में फोन पर किसी से बात करता है। अगर दोबारा उस क्लाइंट को बिना मेरी परमिशन के कोर्ट भेजा तो मैं तुम्हें सिर्फ इस कंपनी से नहीं, पूरे सिस्टम से निकाल दूंगा, समझे? ये SR बोल रहा है, कोई जूनियर नहीं। SR ने कॉल काटा और बिना किसी को देखे सीधा होटल की प्राइवेट लिफ्ट की ओर बढ़ा। तभी SR का PA जल्दी से पीछे भागते हुए, सर, आपकी स्वीट तैयार है और किचन से आपके लिए सूप भी भिजवाया जा रहा है। मुझे भूख नहीं है, लेकिन भेज दो, शायद कुछ अंदर जल जाए। SR की हर बात तलवार जैसी थी, सीधी कटती हुई। लेकिन उसी होटल के किचन में कोई चुपचाप उसका नजारा देख रहा था। किचन के कोने में सफेद टोपी लगाए एक वेटर घबराए खड़ा था और उसके सामने था SR का पुराना दुश्मन, जो अब इंतकाम की आग में जल रहा था। बस ये पाउच उस सूप में मिला दे, एक ही रात में SR घुटनों पर आ जाएगा। वेटर उस आदमी से डरते हुए बोला। अगर पकड़ लिया गया तो? वो आदमी अपने गुस्से में सब भूल जाता है, इस बार खुद को भी भूल जाएगा। स्वीट नंबर 1107, शहर की लाइटों से चमकता कमरा, जहां सन्नाटा भी SR से डरता था। सूप की ट्रे उसके सामने रखी जा चुकी थी। SR ने जैकेट उतारी, बेड पर बैठा और एक चम्मच सूप चखा। आज भी वही बदन का दर्द और दिमाग का बोझ। SR खुद से ही कुछ बड़बड़ाता है, लेकिन अचानक SR की आवाज धीमी होने लगती। उसकी सांसें भारी, आंखें सुस्त। वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर जवाब देने लगता है। ये क्या हो रहा है? SR लड़खड़ाते हुए अपने बेड तक पहुंचा और बिना कुछ समझे आंखें बंद कर लीं। कमरे में सिर्फ पंखे की आवाज रह गई और एक परछाई जो गहराने लगी थी। उधर एक स्वीट में SR नशे की गिरफ्त में था और इधर एक पुरानी टूटी सी हवेली में एक लड़की के लिए केक कटने वाला था। नाम था सोनल, 19 साल की मासूम लड़की। माँ बाप की मौत के बाद वो अपने चाचा चाची और उनकी बेटी के साथ रह रही थी, लेकिन रिश्ता सिर्फ नाम का था। असल में तो वो घर की नौकरानी से भी बदतर थी। सोनल धीमी मुस्कुराती आवाज में बोलती है, आज मेरा जन्मदिन है, पता नहीं किसी को याद भी होगा या नहीं। फिर खुद के लिए आज गुलाब का फूल तोड़ लूं या वो भी नहीं मिलेगा। लेकिन आज कुछ अलग था, बहुत कुछ ऐसा जो सोनल को भी नहीं पता था। सोनल की चाची कावेरी धीमे कटु लहजे में, मनोज, आज उसे हमेशा के लिए निकाल देने का दिन है। सालों से हमारे सिर पर बोझ बनकर रह रही है। मनोज कावेरी के पति सोनल का चाचा खामोशी से सहमत होते हुए, जो करना है जल्दी करो, कहीं कोई शक न करे। ईशा सोनल की कजिन बहन मनोज और कावेरी से बोलती है, रिलैक्स माँ, मैंने होटल में सब सेट कर दिया है। कमरा नंबर 1107, वो मोटा शर्मा अंकल वहीं होंगे। बस सोनल के जूस में दवा डाल दी है और जैसे ही बेहोश होगी सब खत्म। कावेरी मुस्कुराकर बोलती है, सुबह तक उसके लिए ये दुनिया भी बदल जाएगी और हमारी इज्जत भी बच जाएगी। उधर सोनल को लगा शायद इस बार कोई उसे प्यार से बाहर ले जा रहा है। वो बिना सवाल पूछे कार में बैठ गई। रात के 8 बजे द मोनार्क क्राउन होटल के गेट पर एक कार रुकी। काले सूट में बॉडीगार्ड्स खड़े थे और होटल के अंदर पहले से ही सिद्धार्थ राठौड़ बेहोश पड़ा था। ईशा नकली हंसी के साथ सोनल को बुलाती है, चलो सोनल, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है।
तुम्हारे जैसे लोगों को ऐसे होटल में आना नसीब की बात है। सोनल थोड़ी चकित और भावुक होकर, इतना सब मेरे लिए? मुझे यकीन नहीं हो रहा। थैंक यू दीदी। ईशा ने सोनल को जूस दिया जिसमें मिलाई गई थी नींद की दवा। सोनल ने पिया और उसकी पलकों पर बोझ बढ़ने लगा। सोनल लड़खड़ाती आवाज में ईशा से बोलती है, दीदी, मुझे थोड़ा चक्कर सा आ रहा है, क्या मैं बैठ जाऊं? हाँ हाँ, चलो इस कमरे में 1107 में आराम करो। कमरा नंबर 1107, वही स्वीट जिसमें एसआर नशे में बेसुध था। ईशा ने बिना देखे सोनल को वहां धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। कमरे के अंदर सोनल लड़खड़ाकर गिरी। आंखों के सामने सब धुंधला और सामने बेड पर कोई था, लेकिन अब होश नहीं बचा था कुछ पूछने का, कुछ कहने का। कमरे में अब 2 लोग थे, एक दुनिया का सबसे ताकतवर, दूसरी सबसे बेबस, और दोनों के बीच एक अनजानी रात जो उनकी तकदीर बदलने वाली थी। कमरा नंबर 1107 में सुबह की पहली किरण धीरे धीरे पर्दों से टकराई और अंधेरे में एक छिपा हुआ सच जगाने लगी। एसआर सिद्धार्थ राठौड़ की आंखें खुली, लेकिन उसके ठीक बगल में कोई और भी था। ये क्या? कौन है तू? सिद्धार्थ गुस्से में बोलता है। एसआर एकदम झटके से उठता है और सामने देखता है एक लड़की जिसका चेहरा धूप की रोशनी में ढका है, लेकिन उसके कपड़े, उसकी हालत और उसके साथ उसी बिस्तर पर होना। तुम हो कौन? यहाँ कैसे आई? किसने भेजा तुम्हें? किसके कहने पर आई हो मेरे कमरे में? सोनल की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। उसे समझ ही नहीं आता वो कहाँ है, कौन चिल्ला रहा है, क्यों आसपास सब कुछ अनजान है। ये कौन सी जगह है? दीदी, चाची, मैं यहाँ कैसे? एसआर चीखते हुए बोलता है। दीदी, चाची, मुझे बेवकूफ बनाने आई हो? देखो, मैं एसआर हूँ। मेरे नाम को घसीटना आसान नहीं है। कितने पैसे चाहिए? या वीडियो बनाना चाहती हो, या फिर ब्लैकमेल करना? नहीं नहीं सर, मैं तो बस, मुझे कुछ याद नहीं। मेरा नाम सोनल है, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे। एसआर के गुस्से में भरी आवाज सोनल के कानों में बम की तरह फटती रही। सोनल कांप रही थी, आंखों में आंसू, माथे पर पसीना, सांसें उखड़ी हुई। सोनल एसआर से बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया, सच में। और तभी सोनल की आंखें पलटती हैं। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। शिट, ये तो सच में कुछ तो गलत हो गया है। ये लड़की डर से बेहोश हो गई और मैं। एसआर तुरंत अपने फोन से कॉल करता है। डॉक्टर अग्रवाल को बुलाओ तुरंत, स्वीट नंबर 1107 में, और एम्बुलेंस भी भेजो जल्दी। एसआर, जिसने आज तक किसी को छूने तक से परहेज रखा था, वो अब उस लड़की का माथा पकड़कर पानी के छींटे दे रहा था, जिससे अभी कुछ पल पहले वो नफरत कर रहा था। अगर ये सब एक साजिश थी, तो इस लड़की को क्यों कुछ याद नहीं, और क्यों इसके आंसू मुझे चुप करा रहे हैं? हॉस्पिटल की ओर गाड़ी भाग रही थी और एसआर की आंखों में पहली बार गुस्से के नीचे कुछ और भी था, चिंता, शक और कहीं न कहीं एक अजनबी जुड़ाव।